यदि एक आवेशित कण जैसे कि एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उस पर एक बल लगता है, वो एक बल का अनुभव करता है। और हमने देखा है कि उस बल को इस व्यंजक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम लॉरेंट्ज बल भी कहते हैं और इस बल की दिशा v क्रॉस b की दिशा में होती है और हमें इसे अपने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करके प्राप्त करना होता है। यहाँ पर हम हाथों को V से B तक घुमा लेते हैं, मोड़ लेते हैं और जो हमारा अंगूठा होता है वो बल की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, वो बल की दिशा को दर्शाता है और परिणाम स्वरूप इस पर जो बल है वो इस दिशा में होगा। और हमने देखा है कि ये बल एक अभिकेंद्र बल यानी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, जिससे ये आवेशित कण इस तरह एक वृत्ताकार पथ यानी एक सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ेगा। और हमने पिछले वीडियोस में इस बारे में बहुत विस्तार से बात की है, इसलिए यदि आपको कुछ और स्पष्टता चाहिए तो आप पिछले वीडियोस को बेझिझक देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इस गति के गुणों के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। उदाहरण के लिए हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, उसके लिए क्या व्यंजक होता है और इसके अलावा इस वृत्त में एक बिंदु से शुरू करके वापस उसी बिंदु पर आने में कितना समय लगेगा। तो इस वीडियो में हम इन दो चीज़ों की बात करने वाले हैं। और एक बहुत ही बढ़िया बात कि इसका एक बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग है जिसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। तो चलिए त्रिज्या से शुरू करते हैं। हम इसका पता कैसे लगाएं? तो हमें जब भी बल और गति के किसी भी गुण के बारे में कोई संबंध ज्ञात करना होता है तो हम यांत्रिकी के न्यूटन के द्वितीय नियम का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो कहता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। हम यहाँ से बल के परिमाण की गणना कर सकते हैं। द्रव्यमान को हम m लिख देते हैं और त्वरण का क्या? तो ये एक वृत्तीय गति है और यहाँ पर ये एक समान वृत्तीय गति से घूम रहा है, तो यहाँ पर त्वरण का मतलब होगा अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बातें बता दी है। अब आप वीडियो को रोकिए और खुद से इसको निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। तो बल से शुरू करते हैं। बल का परिमाण क्या है? इसका परिमाण Q गुणा V क्रॉस B के परिमाण के बराबर होगा और हमें पता है कि V क्रॉस B यानी जो सदिश गुणनफल है वो बराबर होता है VB साइन थीटा के, यानी कि उसका जो परिमाण है वो बराबर होता है VB साइन थीटा के। तो V गुणा B गुणा साइन थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इन दो सदिशों यानी कि V और B के बीच का कोण है। अब जो B है वो स्क्रीन के अंदर है और V जो है वो इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है और हमें पता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसे हम 1 लिख देते हैं और ये बराबर होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण के। तो द्रव्यमान को हम m लिख देते हैं और त्वरण का क्या? तो जो त्वरण है वो केंद्र की ओर है और इसका सूत्र शायद आपको पता हो। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र होता है v स्क्वायर बटे r, v का वर्ग बटे r। और ध्यान दीजिए हमें यहाँ पर r मिल गया है। अब हमें बस बीजगणित का उपयोग करके इसे थोड़ा सरल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये v इस v से कट जाएगा, यहाँ पर ये v का वर्ग है तो एक v हमारे पास बचेगा। तो r क्या आएगा? r आ जाएगा m v बटे q b। अब इस व्यंजक से हमें क्या पता चल रहा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो इसका मतलब है कि त्रिज्या भी बढ़ने वाली है। तो ऐसा क्यों होगा? चलिए इसके बारे में सोचते हैं। तो मान लीजिए ये जो भी कण है, तो अगर इसका द्रव्यमान अधिक होगा तो इसका जड़त्व यानी इनर्शिया भी अधिक होगा और इसीलिए इसका ये जो सरल रेखीय वेग है, जो स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी होगी वो और अधिक होगी और त्रिज्या इसी वजह से बढ़ जाएगी। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और इस व्यंजक से हमें यह भी पता चल रहा है कि यदि आपके पास अधिक आवेश हो या फिर अधिक चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता हो तो त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? चलिए इस बारे में भी सोचते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आपके पास अधिक आवेश है या आपके पास अधिक चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है तो यानी कि आवेश पर लगने वाला बल भी अधिक होगा। यदि आवेश पर अधिक बल लगेगा तो वह अधिक आसानी से मुड़ने की प्रवृत्ति रखेगा, जिससे आपको एक छोटी त्रिज्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये जो अभिकेंद्र बल है वो बढ़ने की वजह से जो त्रिज्या है वो कम हो जाएगी। अब वेग का क्या? इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। जो वेग है वो दो मामलों में प्रभावित हो रहा है। तो पहला तो ये कि यदि वेग बढ़ रहा है या वेग अधिक है
तो यहाँ पर ये जो बल है वो भी अधिक हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप इधर देखिए, वेग जो है वो अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र में भी आ रहा है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो अगर वेग बढ़ेगा तो जो त्रिज्या है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये जो वेग है वो दो तरीके से इस आवेश को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब हम इस पूरे व्यंजक को थोड़ा सरल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो v का वर्ग है ये इससे एक v इस v से कट जाता है, तो यहाँ पर फिर हमें r का व्यंजक मिल जाता है mv/qv। तो इसीलिए जब आप देखेंगे कि v अधिक होगा तो r भी बढ़ जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये जो mv है वो संवेग यानी मोमेंटम है, तो यदि संवेग बढ़ेगा तब भी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो बढ़ेगी, क्योंकि यदि अधिक संवेग है तो इस आवेश को मोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न। मान लीजिए प्रोटॉन के साथ एक ड्यूटेरॉन भी है। एक ड्यूटेरॉन मूल रूप से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बनता है, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहते हैं। हमें ड्यूटेरॉन को इस चुंबकीय क्षेत्र में डालना है और इसका वेग हमें प्रोटॉन के वेग जितना ही रखना है। मान लीजिए दोनों का वेग v है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही है और वेग भी उतना ही है। अब सवाल यह है कि प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन की अगर हम तुलना करें तो इन दोनों मामलों में किसकी गति करने की त्रिज्या अधिक होगी या दोनों की ही त्रिज्या समान होगी। तो आप वीडियो को रोकिए और सोचिए इस बारे में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या पता है। तो आवेश जो है वो तो दोनों पर समान है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो तो उदासीन होता है, तो प्रोटॉन का आवेश भी उतना ही है जितना एक ड्यूटेरॉन का आवेश है। चुंबकीय क्षेत्र भी समान है और वेग भी समान है। इसका अर्थ यह है कि उनके बीच जो एकमात्र अंतर है वो है उनका द्रव्यमान। ड्यूटेरॉन जो है, क्योंकि उसमें एक अधिक न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान लगभग 2 गुना होता है प्रोटॉन से। तो अधिक द्रव्यमान का अर्थ यह है कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो भी अधिक होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन को दोनों को एक साथ चुंबकीय क्षेत्र में डाल दे तो जो ड्यूटेरॉन है उसका द्रव्यमान अधिक है, इस कारण उसकी त्रिज्या जो होगी वो भी अधिक होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन दोनों को अलग अलग कर पाएंगे। ये एक अद्भुत अनुप्रयोग है। इसका मतलब है कि जब तक हमारे पास आवेशित कण है और यदि उनके द्रव्यमान अलग अलग है तो हम बस उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में डालकर उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई संग्रह कक्ष भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 संग्रह कक्ष बनाए, तो ऐसे आवेश जिनका मास यानी कि जिनका द्रव्यमान कम होगा वे बाईं ओर वाले संग्रह कक्ष में चले जाएंगे, और ऐसे आवेश जिनका द्रव्यमान अधिक होगा वे दाईं ओर वाले संग्रह कक्ष में चले जाएंगे। तो हम कणों को अलग अलग कर सकते हैं, और ये केवल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके। तो ये है ना एक अद्भुत अनुप्रयोग। और आप कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन हम वास्तव में इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो हम आपको परमाणु बम के उत्पादन में इसका एक अनुप्रयोग बताएंगे। तो परमाणु बम के लिए हमें एक विशेष प्रकार का यूरेनियम का समस्थानिक यानी आइसोटोप चाहिए होता है। तो वास्तव में जब हम यूरेनियम का खनन करते हैं तो यूरेनियम जो अयस्क होता है उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उसके समस्थानिक यानी आइसोटोप्स होते हैं, और इसीलिए हमें उन्हें अलग अलग करना होता है। तो आप यूरेनियम आयनों को एक चुंबकीय क्षेत्र में डाल सकते हैं, उन्हें शूट कर सकते हैं, और आपको पता है क्या होगा, जो हल्के वाले हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और जो भारी वाले हैं वे दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समस्थानिकों को अलग कर सकते हैं। और वास्तव में ये ठीक उसी तरीके के जैसा है जिसका उपयोग अमेरिका द्वारा पहले परमाणु बम के उत्पादन में किया गया था। तो ये जो विधि जिसमें हम द्रव्यमान के आधार पर आवेशों को अलग अलग कर पा रहे हैं, यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि एक तरह से एक वर्णक्रम यानी एक स्पेक्ट्रम बन गया है। तो इस विधि को हम द्रव्यमान वर्णक्रम माप यानी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न। कल्पना कीजिए कि इस बार हमने 2 प्रोटॉनों को इसमें फेंका, इसमें डाला, लेकिन आपने एक प्रोटॉन की गति दूसरे की तुलना में 2 गुनी रखी है। तो इस वाले की त्रिज्या 2 गुनी होगी, क्योंकि त्रिज्या वेग के समानुपाती है, और बाकी सब तो वही है, उसको हमने समान रखा है। तो इसका अर्थ यह है कि इस मामले में दूसरे वाले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाएगी, और हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में से किसे इस वक्र को पूरा करने में अधिक समय लगेगा, ये मोड़ कंप्लीट करने के लिए किसे अधिक समय लगेगा। यानी हम यहाँ पर आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो वीडियो को रोकिए और सोचिए इस बारे में।
ठीक है, तो सामान्य तौर पर आप क्या सोचेंगे कि ये जो है इसकी त्रिज्या दोगुनी है, तो इसे आने में भी 2 गुना समय लगेगा, इस पूरे पथ को पूरा करने में 2 गुना समय लगेगा, क्योंकि इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि 2 पाई आर है, यानी कि 2 गुनी त्रिज्या, तो इसकी जो परिधि है वो भी 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन रुकिए ज़रा, सोचिए क्या हो रहा है, इसकी चाल भी 2 गुनी है और इसकी तय की गई दूरी भी 2 गुनी है। तो इसका मतलब यह है कि ये 2 गुनी दूरी 2 गुना चाल से पूरी कर रहा है। तो इसका जो आवर्तकाल है वो इसी के समान है। तो दोनों का आवर्तकाल एक समान होगा, क्योंकि चाल का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दुगनी दूरी बटे दुगनी चाल, तो आपको फिर से वही उत्तर मिल जाएगा। तो ये अद्भुत बात है कि दोनों ही प्रोटॉन्स जो है उन दोनों के ही आवर्तकाल एक समान होंगे, दोनों ही आवेशित कणों के आवर्तकाल एक समान होंगे। अब सोचिए कि यदि इसकी चाल 3 गुना अधिक होती तो इसके वृत्त की जो त्रिज्या है वो भी 3 गुना अधिक हो जाती और फिर से आवर्तकाल वही रहता। तो इसका मतलब यह है कि जो समय या फिर जो आवर्तकाल है वो चाल पर निर्भर नहीं करता। और एक अनुप्रयोग साइक्लोट्रॉन में है इसका, इसके बारे में हम अभी तो बात नहीं करेंगे कि, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। और चलिए देखते हैं कि क्या हम आवर्तकाल के लिए भी कोई व्यंजक व्युत्पन्न कर पाएंगे। तो फिर से आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए इसे निकालने का। तो समय होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर हम आवर्तकाल को बड़े टी से निर्दिष्ट कर देते हैं। तो टी किसके बराबर होगा, ये होगा दूरी। अब ये दूरी जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर ये 2 पाई आर है और आर जो है उसका मान हमें पता है वो है एम वी बटे क्यू बी, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम वी बटे क्यू बी और हमें इसे विभाजित करना है वी से यानी कि चाल से। तो यहाँ पर ये वी और ये वी कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आवर्तकाल जो है वो चाल पर या वेग पर निर्भर नहीं करता। तो हमें आवर्तकाल का व्यंजक भी मिल गया है। और फिर से हम याद दिला दें कि आपको इन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें आसानी से व्युत्पन्न कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आवर्तकाल वेग या चाल पर निर्भर नहीं करता।